हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने जा रहे हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से इस चैप्टर का रिवीजन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम कुछ जनरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से जो जीटीआई के बाद लेस होते हैं और फिर हमारी आती है टोटल इनकम, और टोटल इनकम पर हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। तो जीटीआई में से जो चैप्टर 6 से की डिडक्शंस लेस होते हैं वो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट अलाउ नहीं होते। अब स्पेशल इनकम कौन कौन सी हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 एंड 112A वाला, और कैजुअल इनकम सेक्शन 115BB, और ऑनलाइन गेम की विनिंग 115BBJ। और इसके अलावा हमने एक चैप्टर पढ़ा था एग्रीगेशन ऑफ इनकम, कैश क्रेडिट वगैरह, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो इनकम पाई गई। उस पर टैक्स रेट हमें पता है ना, सेक्शन 115BBE में 78% लगती है, तो वो भी स्पेशल इनकम्स हैं। तो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट चैप्टर 6 के डिडक्शंस लेस नहीं होंगे, वो सिर्फ नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट लेस होंगे। फिर एक और बात समझते हैं, कुछ इनकम रिलेटेड डिडक्शन है। इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में बांटा गया है: पेमेंट रिलेटेड डिडक्शन, इनकम रिलेटेड डिडक्शन और मिसलेनियस डिडक्शन। तो जो इनकम रिलेटेड डिडक्शन होते हैं वो इस चैप्टर के हेडिंग सी में दे रखे होते हैं। कौन कौन से? ATIA, ATIAB, ATIAC, ATIB, ATIBA, ATIC, ATID, ATIE, ATJJAA, ATQQB और ATRRB, ये वाले सेक्शंस एसएससी को तभी अलाउ होंगे जब एसएससी अपना इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करेगा। अब पहले डिस्कस करते हैं हम पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस। पेमेंट बेस्ड डिडक्शन में पहला डिडक्शन है, अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करो तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। सर्टेन इन्वेस्टमेंट करने पर आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। तो ये जो डिडक्शन है सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को अलाउ होता है, वो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। इन्वेस्टमेंट की काफी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, वो समझते हैं। हम इन इन्वेस्टमेंट में से किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करें, इस लिस्ट में हम काफी सारी चीजें दे रखी है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करें, डिडक्शन हमको एटीसी में मिलेगा तो मैक्सिमम 1.5 लाख। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करें, इन इंडिया पे करें चाहे आउटसाइड इंडिया पे करें तो भी डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन एक मैक्सिमम लिमिट तक मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? हम चेक करेंगे आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या 1 अप्रैल 2012 से पहले ले रखी है, तो इस पर सम अश्योर्ड यानी पॉलिसी अमाउंट का मैक्सिमम 20% तक डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअल प्रीमियम और 20% विच एवर इज लेस, उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 ली गई है तो फिर डिडक्शन कितना मिलेगा? सम अश्योर्ड यानी पॉलिसी अमाउंट का 10% मैक्सिमम, तो एक्चुअल और 10% विच एवर इज लेस, इतना डिडक्शन मिलेगा। और अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के ऑन और आफ्टर ली गई है तो डिडक्शन मिलेगा सम अश्योर्ड का 15%। ठीक है, लेकिन ये डिडक्शन 15% वाली बात तभी फुलफिल होगी जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो, डिसेबल्ड पर्सन के नाम से पॉलिसी ली गई हो, या फिर ऐसा पर्सन जिसको स्पेसिफाइड डिजीज है सेक्शन 80DDB वाली। तो स्पेसिफाइड डिजीज है या फिर वो पर्सन डिसेबल्ड है, उस पर्सन के नाम से अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है तो ही सम अश्योर्ड का 15% का डिडक्शन मिलेगा, और वो भी तभी मिलेगा जब पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 ली गई हो। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्टमेंट करें, एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। या पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करें, या एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन करे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ में, एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, या फिर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड में इन्वेस्टमेंट करें। एम्प्लॉय को अपने ओन इन्वेस्टमेंट का, अपने ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन एटीसी में मिल जाएगा। इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए ये 6 साल की होती है, ये जो सर्टिफिकेट होते हैं 6 साल तक इन पर इंटरेस्ट अक्रू होता रहता है और फिर मैच्योरिटी का पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो 5 साल तक इस पे इंटरेस्ट अक्रू होता जाता है और 6ठे साल तो इंटरेस्ट रिसीव ही हो जाता है, तो अक्रूड इंटरेस्ट का भी 5 साल तक हमें डिडक्शन मिलेगा रेस्पेक्टिव ईयर में। ठीक है, तो हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में उसका डिडक्शन, और उस पे जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ उसका डिडक्शन एटीसी में मिलेगा। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक के
होम लोन अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराए और उस पे जो इंटरेस्ट अक्रू होगा उसका भी एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। या हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए परचेस कॉस्ट या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर करें तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। पेमेंट हमने किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी को किया है या हाउसिंग बोर्ड को किया है या किसी ऐसी अथॉरिटी को किया है जो कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में एंगेज्ड है, ऐसी अथॉरिटी को पेमेंट किया है, या हमने प्रॉपर्टी परचेस करते वक्त या कंस्ट्रक्शन कराते वक्त उसकी स्टाम्प ड्यूटी पे की या रजिस्ट्रेशन फीस पे की, या रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करने से रिलेटेड जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं उसका भी डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा। जैसे एडवोकेट की फीस लगी तो उसका भी एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। रजिस्ट्री कराते वक्त एडवोकेट को फीस देनी पड़ी तो उसका भी डिडक्शन एटीसी में मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर हमने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो लोन का जब हम रीपेमेंट करेंगे, रीपेमेंट के दो पार्ट करेंगे हम, एक तो उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट और एक इंटरेस्ट का रीपेमेंट। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट करेंगे उसका ही यहां पर डिडक्शन मिलेगा। अब यहां पर हमारा ये लोन किससे लिया हुआ होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या एलआईसी या नेशनल हाउसिंग बैंक से भी लिया हो सकता है, या ऐसा हो सकता है हमने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया हो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो ये अगर हमारा एम्प्लॉयर पब्लिक सेक्टर कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऐसी अथॉरिटी बोर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट के तहत, तो अगर हमने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है, उसका रीपेमेंट कर रहे हैं, तो उसका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा उसका भी यहां एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। अब बात समझते हैं, एसएससी अगर इंडिविजुअल है और अपने 2 बच्चों तक की ट्यूशन फीस का पेमेंट कर रहा है, स्कूल फीस का पेमेंट कर रहा है, कॉलेज फीस का पेमेंट कर रहा है, डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को पेमेंट कर रहा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्कूल को पेमेंट करे या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करे, डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एजुकेशन चिल्ड्रन की फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए और इन इंडिया होनी चाहिए। ठीक है, तो डिडक्शन मिलेगा। तो ट्यूशन फीस मैक्सिमम 2 बच्चों तक की ट्यूशन फीस का यहां पर डिडक्शन मिलेगा। फिर इसके अलावा हम समझते हैं यूटीआई या नोटिफाइड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स परचेस करें, उसका डिडक्शन एटीसी में मिल जाएगा। फिर म्यूचुअल फंड या यूटीआई के किसी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करें तो भी एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। फिर नाबार्ड के स्पेसिफाइड नोटिफाइड बॉन्ड खरीदें, उसमें सब्सक्रिप्शन करें तो उसका भी एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। या पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें, पैसा जमा कराएं, डिडक्शन मिल जाएगा। या बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक में कम से कम 5 साल की टाइम डिपॉजिट कराएं, एफडी करवाएं तो उसका भी डिडक्शन एटीसी में मिल जाएगा। फिर गर्ल चाइल्ड के नेम में सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट करें, एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है एनपीएस टीयर सेकंड में, एनपीएस टीयर सेकंड अकाउंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करे, ये कम से कम 3 साल तक करना पड़ता है। ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट का भी एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट किसके नाम से करें? देखिए 5 इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ, यूलिप, एनएससी और एन्युटी प्लान। इसमें अगर एसएससी इंडिविजुअल है, खुद के नाम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, स्पाउस के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चिल्ड्रन के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, डिडक्शन एसएससी इंडिविजुअल को मिल जाएगा। लेकिन अगर एसएससी एचयूएफ है तो एचयूएफ अपने किसी भी मेंबर के नाम से इन्वेस्टमेंट करे, एचयूएफ को डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर एसएससी इंडिविजुअल है, खुद के नाम से इन्वेस्टमेंट करे, स्पाउस के नाम से इन्वेस्टमेंट करे और चिल्ड्रन के नाम से इन्वेस्टमेंट करे, चिल्ड्रन चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, कैसे भी हो एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये 5 इन्वेस्टमेंट हैं जो एसएससी स्पाउस, चिल्ड्रन वगैरह के नाम से कर सकता है। बाकी सारे इन्वेस्टमेंट एसएससी को खुद के नाम से करने होंगे, लेकिन गर्ल चाइल्ड के नाम से जो सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट है वो तो गर्ल चाइल्ड के नाम से ही करना होगा। ये सारे इन्वेस्टमेंट करने का मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1.5 लाख तक मिलेगा। इसका मतलब जितना एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया और 1.5 लाख, विच एवर इज लेस। लेकिन इस पर एक ओवरऑल लिमिट और भी लगेगी जो हम पढ़ेंगे 80 CCE में। ठीक है, अच्छा 80 CCE में क्या बोल रखा है कि 80C, 80CCC और 80CCD सबसेक्शन 1 तीनों का एग्रीगेट डिडक्शन फिर मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही अलाउ होगा। ठीक है, तो ओवरऑल लिमिट कहां से आ रही है? 80CCE से आ रही है। अब पढ़ते हैं हम 80CCC। अगर एसएससी, एलआईसी और अदर इंश्योरर के
पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करता है तो डिडक्शन मिल जाएगा। एसएससी इंडिविजुअल होना चाहिए, वो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख मिलेगा। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और 1.5 लाख व्हिचएवर इज लेस का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन इस पे भी 80cce की ओवरऑल लिमिट एप्लीकेबल होगी। फिर बात करते हैं 80cc-D। एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया जाए, कंट्रीब्यूशन किया जाए। अच्छा, एक बात और समझना, अटल पेंशन योजना को एनपीएस टीयर 1 कैटेगरी में रखा गया है, तो उस पर भी अगर हम कंट्रीब्यूशन करेंगे तो 80cc-D में डिडक्शन मिल जाएगा। ये डिडक्शन किसको मिलेगा? एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, उसको डिडक्शन मिल जाएगा। एसएससी इंडिविजुअल होना चाहिए, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, डिडक्शन मिल जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉय हो, डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करे या अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूशन करे, ये एनपीएस ही है। एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करने पर 80cc-D में डिडक्शन मिलता है। ठीक है, अब ये डिडक्शन मिलता कितना है? ये डिडक्शन अगर एसएससी एम्प्लॉय है तो डिडक्शन कितना मिलेगा? एसएससी यानी एम्प्लॉय ने खुद ने जो कंट्रीब्यूशन किया है एनपीएस में, उसका पहले बेसिक डिडक्शन मिलेगा 80cc-D के सबसेक्शन 1B में। कितना? मैक्सिमम 50,000 तक। मैक्सिमम 50,000 तक एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन 80cc-D सबसेक्शन 1 के लिए माने, वहां पर डिडक्शन क्लेम कर ले। पहले वहां ये 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर ले। ठीक है, कारण इस 80cc-D सबसेक्शन 1B के कंट्रीब्यूशन में ये 50,000 तक का जो अमाउंट है, इस पर 80cce की ओवरऑल लिमिट नहीं लगती। ठीक है, 80cce की ओवरऑल लिमिट पता है ना, 80C, 80CCC, 80cc-D सबसेक्शन 1, इन सब का एग्रीगेट डिडक्शन कितना मिलता है? मैक्सिमम 1.5 लाख। तो ये जो 80cc-D सबसेक्शन 1B एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन है 50,000 तक का, ये 80cce की ओवरऑल लिमिट में नहीं फंसेगा। ठीक है, अब एम्प्लॉय अगर और भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है 50,000 से ऊपर, तो वो एम्प्लॉय का एडिशनल कंट्रीब्यूशन है, उसका डिडक्शन वो 80cc-D के सबसेक्शन 1 में क्लेम कर सकता है। लेकिन ये रेलेवेंट सैलरी का मैक्सिमम 10% तक ही अलाउ होगा। ठीक है, और इस पर 80cce की ओवरऑल लिमिट भी एप्लीकेबल होगी। अच्छा, यहां पर रेलेवेंट सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस सीडीए सीडीबी प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। वो बात हमने सैलरी चैप्टर में भी की थी। अब ये तो था एम्प्लॉय का अपना ओन कंट्रीब्यूशन। पहले वो 80cc-D के सबसेक्शन 1B में 50,000 तक सेपरेट उसका डिडक्शन ले ले, और भी अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका डिडक्शन उसे 80cc-D के सबसेक्शन 1 में मिलेगा। और कितना मिलेगा? रेलेवेंट सैलरी का 10%। ठीक है, अब बात करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसका डिडक्शन 80cc-D के सबसेक्शन 2 में मिलेगा। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन 80cc-D के सबसेक्शन 2 में मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है तो उस सिचुएशन में रेलेवेंट सैलरी का मैक्सिमम 14% तक डिडक्शन मिलेगा। और अगर एम्प्लॉयर अदर एम्प्लॉयर है तो रेलेवेंट सैलरी का 10% तक मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इस 10% की जगह हुआ है एक अमेंडमेंट कि अगर एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है सेक्शन 115BAC में, तो इस 10% की जगह हो जाएगा 14% ऑफ रेलेवेंट सैलरी। ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हुआ है असेसमेंट ईयर 25-26 से। अच्छा, एक बात समझना, ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इस पर 80cce की ओवरऑल लिमिट नहीं लगती है। तो 80cce की ओवरऑल लिमिट यहां पर सिर्फ एक ही जगह लग रही है। कहां पर? 80cc-D के सबसेक्शन 1 में, जो एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन है 50,000 से ऊपर वाला, उस पर। ठीक है, तो उस पर इंडिविजुअल लिमिट भी तो है, रेलेवेंट सैलरी का 10%, वो इंडिविजुअल लिमिट है। ठीक है, फिर ओवरऑल लिमिट और लगेगी 80cc वाली, यस वो और लगेगी। अब बात करते हैं, अगर एसएससी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो उसका कोई एम्प्लॉयर तो है नहीं जो कंट्रीब्यूशन करेगा, तो उसको डिडक्शन अपने ओन कंट्रीब्यूशन का 80cc-D के सबसेक्शन 1B में मिलेगा। कितना? 50,000 तक बेसिक उसमें कवर करा देगा। ठीक है, और उसमें पहले कवर कराने का रीजन यही है कि 80cc-D के सबसेक्शन 1B में जो 50,000 तक एम्प्लॉय खुद के ओन कंट्रीब्यूशन के लिए उसमें डाल रहा है, उस पर 80cc की ओवरऑल लिमिट नहीं लगती। ठीक है, फिर 80cc-D का सबसेक्शन 1 एम्प्लॉय एसएससी का एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो 50,000 के ऊपर वाला है। ठीक है, तो वो कितना अलाउ होगा? एसएससी एम्प्लॉय तो है नहीं, इसलिए वो उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की जीटीआई का मैक्सिमम 20% तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है। बट हाँ, ये 80cc-D सबसेक्शन 1 वाला है, तो 80cc-D सबसेक्शन 1 पर तो
80CCE की ओवरऑल लिमिट लगती है। ठीक है, बात ढंग से समझना, मैंने क्या बोला, 80CCD का सबसेक्शन 1, इस पर 80CCE वाली ओवरऑल लिमिट लगती है। ठीक है, चलिए अब एक बात, खास बात और समझना, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन करता है तो एम्प्लॉयर वाला जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हम एक बार उसके ग्रॉस सैलरी में भी इंक्लूड करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है एनपीएस में एम्प्लॉय के लिए तो वो एक बार एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी में भी इंक्लूड होगा। ठीक है, फिर नीचे जीटीआई के बाद डिडक्शन भी मिलेगा, एम्प्लॉय को अपने ओन कंट्रीब्यूशन का भी मिलेगा और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का भी एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय को क्यों डिडक्शन मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एक बार ऊपर ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, बात समझे, ये था हमारा 80CCD। अब बात करते हैं, अगर एनपीएस से हम विड्रॉवल करेंगे तो एग्जम्पशन होगा या टैक्सेबल होगा वो अमाउंट। तो बात करते हैं, अगर एनपीएस अकाउंट क्लोज करवाया है या उससे ऑप्ट आउट कर लिया, बाहर निकल गया, बीच में से ही स्कीम में से बाहर निकल गए हैं, तो इस सिचुएशन में सेक्शन 10 क्लॉज ए बोलता है 60% विड्रॉवल एग्जेम्प्ट होगी, 40% टैक्सेबल होगी। अच्छा, पार्टली अमाउंट विड्रॉ करे, पूरा विड्रॉ नहीं करे, तो उस सिचुएशन में अगर एम्प्लॉय इस एनपीएस अकाउंट से पार्सल विड्रॉवल कर रहा है तो एम्प्लॉय अपने ओन कंट्रीब्यूशन का ज्यादा से ज्यादा 25% तक विड्रॉवल कर सकता है। यह पार्सल विड्रॉवल का कंसेप्ट। इस सिचुएशन में एग्जम्पशन कितना मिलेगा विड्रॉवल वाले अमाउंट पर, तो एग्जम्पशन मिलता है इस सिचुएशन में सेक्शन 10 क्लॉज 12B में मिलता है। कितना, जितना एक्चुअल विड्रॉवल किया और एम्प्लॉय के ओन कंट्रीब्यूशन का 25% जितना, विच एवर इज लेस, उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उससे ज्यादा विड्रॉ किया तो एक्सेस वाला अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इतनी देर से बात कर रहे थे 80CCE की ओवरऑल लिमिट, तो मैंने तभी बता दिया था कि 80C, 80CCC और 80CCD सबसेक्शन 1 का एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलेगा। ठीक है, तो उसको अगर उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है तो उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे 1.5 लाख तक। अब बात करते हैं 80CCH, कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है अग्निवीर कॉर्पस फंड में, एम्प्लॉय अग्निवीर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी, तो इसमें डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। अच्छा, डिडक्शन कितना मिलेगा, एम्प्लॉय को अपने ओन कंट्रीब्यूशन का, इस स्कीम में उसने जो कंट्रीब्यूशन किया उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा 80CCH के सबसेक्शन 1 में। अच्छा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एम्प्लॉयर उसके लिए कंट्रीब्यूशन कर रही है इस अग्निवीर स्कीम में, उसका भी उसे 100% डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब एम्प्लॉय को अपने ओन कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी कंट्रीब्यूशन किया, उसका भी डिडक्शन 100% मिल जाएगा। तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा 80CCH के सबसेक्शन 2 में। अच्छा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए जो कंट्रीब्यूशन किया वो एक बार इस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी में भी इंक्लूड होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और फिर जीटीए के बाद डिडक्शन लेना है, एम्प्लॉय अपने ओन कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन लेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन किया था उसका भी डिडक्शन क्लेम करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 80D, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम या CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पेमेंट किया, डिडक्शन कितना मिलेगा और किसको मिलेगा, एसएससी इंडिविजुअल है, HUF है, उसको डिडक्शन मिलेगा, वो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है, डिडक्शन कितना मिलेगा, पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल को अपनी ओन फैमिली के रेस्पेक्ट में डिडक्शन अलग से मिलेगा और अपने पेरेंट्स के लिए डिडक्शन अलग से मिलेगा। तो ओन फैमिली अलग और पेरेंट्स अलग। अच्छा, ओन फैमिली में क्या क्या काउंट होगा, ओन फैमिली में काउंट होगा एसएससी खुद, स्पाउस, लेकिन चिल्ड्रन वही काउंट होंगे जो एसएससी पर डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन यहां पर काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो एसएससी, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन ये उसके ओन फैमिली में काउंट होगा। अच्छा, पेरेंट्स में क्या काउंट होगा, पेरेंट्स में डिपेंडेंट पेरेंट्स और इंडिपेंडेंट पेरेंट्स दोनों काउंट होंगे। ठीक है, अच्छा, पेमेंट क्या किया जाए, 3 पेमेंट है यहाँ इस सेक्शन में, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू CGHS और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ओन फैमिली के लिए तो ये तीनों ही डिडक्शन अलाउ हैं। ठीक है, और पेरेंट्स के लिए CGHS अलाउ नहीं है, बाकी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउ है और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा अलाउ है।
और एचयूएफ के लिए डिडक्शन मिलता है इस सेक्शन में, यस मिलता है। एचयूएफ अपने किसी भी मेंबर के नाम से पेमेंट करे डिडक्शन मिल जाएगा, बट उसको डिडक्शन सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का मिलेगा, सीजीएचएस का नहीं मिलेगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का नहीं मिलेगा। ठीक है, इस सेक्शन में डिडक्शन कितना मिलेगा? जनरल डिडक्शन मिलता है 25,000 मैक्सिमम, 25,000 ओन फैमिली के रेस्पेक्ट में अलग, पेरेंट्स का 25,000 अलग। ठीक है, अब एक बात और समझना, जनरल डिडक्शन तो 25,000 हो गया, अब एडिशनल डिडक्शन और मिलता है। एडिशनल डिडक्शन 25,000 और मिलता है, अपनी ओन फैमिली के लिए अलग और पेरेंट्स के लिए अलग। ठीक है, और एचयूएफ अगर एसएससी एचयूएफ हो तो उनको भी जनरल डिडक्शन और एडिशनल 25,000 और मिल सकता है, जनरल 25,000, एडिशनल 25,000। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एडिशनल डिडक्शन तभी मिलेगा जब वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पे किया गया हो और जिस पर्सन के नाम से ये पॉलिसी ली हुई है वो सीनियर सिटीजन है प्लस रेजिडेंट है। तो ये अगर 25,000 के ऊपर अगर पेमेंट किया गया है तो 25,000 तक तो जनरल डिडक्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर वाला डिडक्शन हम एडिशनल डिडक्शन क्लेम करेंगे। वो एडिशनल तभी मिलेगा जब हमने 25,000 से ऊपर जो पेमेंट किया है वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से ही किया है, और वो पॉलिसी किसके नाम से ली हुई थी? सीनियर सिटीजन प्लस रेजिडेंट पर्सन के नाम से ली हुई थी, तो ही एडिशनल 25,000 डिडक्शन और मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए सीनियर सिटीजन है, वो रेजिडेंट है और उसके नाम से हमने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी है, उसका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या डायरेक्ट मेडिकल एक्सपेंडिचर करने का भी डिडक्शन मिल जाएगा क्या? हाँ, मिल जाएगा। तो अगर कोई डायरेक्ट मेडिकल एक्सपेंडिचर करे और किसके लिए? सीनियर सिटीजन प्लस रेजिडेंट के लिए। ठीक है, लेकिन कंडीशन है उसके लिए कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं ली गई होनी चाहिए, तो डायरेक्ट मेडिकल एक्सपेंडिचर करने का भी एटीडी में डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कितना? मैक्सिमम 50,000। ठीक है, वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से ओवरऑल लिमिट क्या हुई? तो ओवरऑल लिमिट ढंग से समझना, देखो ए और बी मिला के 25,000, नहीं ए 25,000 और बी 25,000, टोटल 50,000 हो गया। अब सी के लिए बोला है, सी जो है वो मैक्सिमम 50,000 तक डिडक्शन मिलेगा, तो यहां लिखा मैंने और सी, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा 50,000, ओन फैमिली का 50,000 मैक्सिमम अलग और पेरेंट्स का अलग। ठीक है, इस तरीके से डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एडिशनल डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर वो जो सीनियर सिटीजन है वो एसएससी का चिल्ड्रन है, वो सीनियर सिटीजन जो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है वो एसएससी का चिल्ड्रन है, तो फिर एडिशनल डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर आपके 3 पेमेंट यहां पर आपको अलग हो रहे हैं, कौन कौन से? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सीजीएचएस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ठीक है, 3 खर्चों का आपको यहां एटीडी में डिडक्शन मिल रहा है। ये कैसे पे करें हम? ये कैसे पे करें? इन जनरल तो आपको कैसे पेमेंट करना है? इन जनरल आपको पेमेंट करना है इन एनी मोड अदर देन कैश, कैश में नहीं करना है इन जनरल। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला आप कैसे भी पेमेंट करो, चाहे कैश में पे करो चाहे नॉन कैश में पे करो, आपको अलाउ हो जाएगा। अब एक बात समझना, ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाली 5,000 की लिमिट है, 5,000 है लिमिट वैसे, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाली जो लिमिट है वो इसके अंदर शामिल है। इस 25,000 या हम टोटल भी कर लें दोनों का 50,000, तो 5,000 उसके अंदर शामिल है। अब एक खास बात और समझना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा और वो एसएससी की ओन फैमिली का और पेरेंट्स का शामिल है, ओन फैमिली का और पेरेंट्स का दोनों का एग्रीगेट 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 5,000 की इंटरनल लिमिट है, 5,000 की खुद की फैमिली का भी और पेरेंट्स का मिला के मैक्सिमम 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा किया गया है तो 5,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। अब एक बात और समझते हैं, अच्छा ये 5,000 जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, इस 25,000 या 50,000 के अंदर इनबिल्ट है? हाँ, इसके अंदर शामिल है, इसके ओवर एंड अबव नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझते हैं, अगर किसी ने वन टाइम प्रीमियम पे किया और वो उसने मोर देन 1 ईयर का इंश्योरेंस करवा लिया, फॉर एग्जांपल किसी ने 5 लाख वन टाइम इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया और वो मान लीजिए 10 इयर्स के लिए कवर हो गया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 इयर्स,
5 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, 50,000 एक ईयर का प्रीमियम माना जाएगा और उसका वो ADD में डिडक्शन लेने की क्लेम करे। ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा, 25,000 के झमेले में फंसेगा, वो अलग बात है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिलेगा इस केस में अगर वन टाइम सिंगल प्रीमियम पे किया है और वो प्रीमियम मोर देन 1 ईयर्स को कवर कर रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम नंबर ऑफ ईयर्स से उसको डिवाइड कर देंगे और प्रोपोर्शनेट प्रीमियम का ही डिडक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं ADDD। DD को हम ऐसे याद रखें, डिसेबल्ड डिपेंडेंट। DD मतलब डिसेबल्ड डिपेंडेंट, तो उनके मेंटेनेंस का खर्चा कर रहे हैं और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा कर रहे हैं। डिसेबल्ड डिपेंडेंट के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का खर्चा हो रहा है और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा हो रहा है। डिडक्शन ADDD में मिलेगा। अब यहां डिडक्शन किसको मिलेगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट HUF को ही मिलेगा। और डिडक्शन कितना मिलेगा? डिसेबिलिटी के केस में 75,000 फिक्स्ड और सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1.25 लाख 1,25,000 इतना फिक्स्ड डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन फिक्स्ड है। ठीक है, अब सीवियर डिसेबिलिटी का मतलब क्या? अगर डिसेबिलिटी कम से कम 80% है या 80% से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं सीवियर डिसेबिलिटी। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो डिडक्शन फिक्स्ड 75,000 मिलेगा और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो डिडक्शन 1.25 लाख रुपए फिक्स्ड मिलेगा। अब ये एसएससी किसके लिए मेंटेनेंस का खर्चा किसके लिए करे, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा किसके लिए करे? हमने बात की डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए। तो उसमें क्या क्या कवर होगा? डिसेबल्ड डिपेंडेंट में क्या क्या कवर होगा? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर जो एसएससी पर डिपेंडेंट हैं वो उसमें डिसेबल्ड डिपेंडेंट में कवर हो जाएंगे। और ये जो डिपेंडेंट है वो एसएससी पर होली और मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए और उसने खुद ने उस डिसेबल्ड डिपेंडेंट ने अपनी डिसेबिलिटी का डिडक्शन ATU में क्लेम नहीं किया हुआ होना चाहिए। अच्छा, ATU में खुद की डिसेबिलिटी का डिडक्शन मिलता है? हाँ, डिसेबिलिटी के केस में 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1.25 लाख का डिडक्शन डिसेबल्ड पर्सन को मिल जाता है। वो आगे चलकर हम ATU में समझेंगे। ठीक है, तो अगर उस डिसेबल्ड डिपेंडेंट ने खुद ATU का डिडक्शन क्लेम कर लिया है तो एसएससी यहां पर उस डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए ADDD का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ADDB, स्पेसिफाइड डिजीज का मेडिकल ट्रीटमेंट। DDB मतलब दिल दहला देने वाली बीमारी। DDB दिल दहला देने वाली बीमारी, उसको बोलेंगे हम स्पेसिफाइड डिजीज। उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा किया है एसएससी ने। एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट HUF होना चाहिए। ठीक है, तो उसने दिल दहला देने वाली बीमारी स्पेसिफाइड डिजीज के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया। खुद के लिए किया या अपने डिपेंडेंट्स के लिए किया। डिपेंडेंट में कौन कौन कवर होगा? स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट्स कवर्ड होंगे। और HUF के केस में एनी मेंबर ऑफ HUF कवर होगा। डिडक्शन कितना मिलेगा ADDB में? एक्चुअल एक्सपेंसेस एक तरफ हम लिखेंगे और मैक्सिमम 40,000 विच एवर इज लेस का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस और 1 लाख ये एनहांस लिमिट एप्लीकेबल होगी किस केस में? जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है वो सीनियर सिटीजन है प्लस रेजिडेंट है, तो 40,000 जनरल लिमिट की जगह एनहांस लिमिट 1 लाख एप्लीकेबल होगी। उस सिचुएशन में डिडक्शन कितना मिलेगा? एक्चुअल एक्सपेंस और 1 लाख विच एवर इज लेस उतना डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, जितना भी डिडक्शन आपको इस सेक्शन में अलाउ हुआ, जितना भी डिडक्शन आपको इस सेक्शन में अलाउ हुआ उसमें से अगर आपने कहीं और से इंश्योरेंस कवर ले रखा है तो आपको अगर किसी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है या एम्प्लॉयर से मेडिकल रीइंबर्समेंट मिला है, रीइंबर्समेंट आपको चाहे इंश्योरेंस कंपनी से मिले चाहे एम्प्लॉयर से मिले, जो भी आपको कहीं दूसरी जगह से मिला है, पहले तो क्या करें? इस सेक्शन का डिडक्शन कैलकुलेट कर ले। पहले इस सेक्शन का डिडक्शन कैलकुलेट कर ले, फिर उसमें से लेस करें। आपको मेडिकल रीइंबर्समेंट चाहे इंश्योरेंस कंपनी से मिला चाहे एम्प्लॉयर से मिला, वो वाला इस डिडक्शन में से लेस कर दीजिए। फिर बैलेंस वाले अमाउंट का ही आपको डिडक्शन ADDB में मिलेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं ATE की। ATE क्या बोलता है? आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको ATE में मिलेगा। एजुकेशन चाहे इन इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो। अच्छा, डिडक्शन किसको मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। उसने एक्चुअल इंटरेस्ट का पेमेंट किया, इंटरेस्ट एक्चुअली पेड मतलब डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिल रहा है। लोन उसने हायर एजुकेशन के लिए लिया है और यहां पर हायर एजुकेशन का क्या मतलब है पता है? 12th स्टैंडर्ड के बाद किसी भी फील्ड में
आप कोई स्टडी करते हो तो वो हायर एजुकेशन कहलाएगा इस सेक्शन के पर्पस से। लोन आपका बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया होना चाहिए और किसकी हायर एजुकेशन के लिए लिया गया होना चाहिए, एसएससी की खुद की या उसके रिलेटिव्स की। अच्छा, यहां पर रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है, स्पाउस, एसएससी के खुद के चिल्ड्रन या ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके लिए एसएससी गार्जियन बना हुआ है। ठीक है, तो वो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर्ड होगा, उसकी हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो इंटरेस्ट एक्चुअली पेड का डिडक्शन 80E में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इंटरेस्ट का डिडक्शन आपने जितना भी इंटरेस्ट एक्चुअली पे किया है 80E में डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ये डिडक्शन मैक्सिमम 8 साल तक मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम 8 साल तक डिडक्शन इस सेक्शन मिलेगा। उसके बाद भी अगर आप लोन रिपे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 8 सालों तक ही डिडक्शन 80E में मिलेगा और वो भी इंटरेस्ट कंपोनेंट का मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लिए, परचेस के लिए लोन लिया है, उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको 80EE में मिलेगा। आप इंडिविजुअल है, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, आपने इंटरेस्ट पे किया। अब यहां ध्यान रखना इंटरेस्ट पेबल वर्ड लिखा है, इसका मतलब यहां पर इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको ड्यू बेसिस पे भी मिल जाएगा। रेस्पेक्टिव ईयर में जितना जितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ उसका आपको डिडक्शन रेस्पेक्टिव ईयर में मिल जाएगा। लेकिन ये लोन किससे लिया हुआ होना चाहिए, बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया हुआ होना चाहिए। और लोन सेंक्शन कब होना चाहिए, 16-17 में होना चाहिए। 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में ये लोन सेंक्शन हुआ होना चाहिए। और लोन ज्यादा से ज्यादा 35 लाख होना चाहिए और मकान की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 50 लाख होनी चाहिए। लोन ज्यादा से ज्यादा 35 लाख और मकान की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 50 लाख तक होनी चाहिए। और एसएससी के नाम में अपने और कोई मकान नहीं होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ लोन। ऑन द डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ लोन एसएससी के अपने नाम में और कोई मकान नहीं होना चाहिए। तो डिडक्शन कितना मिल जाएगा, उस रेस्पेक्टिव ईयर में जितना भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ और 50,000 विच एवर्स लेस, इतना डिडक्शन 80EE में मिल जाएगा। ठीक है, अब 80EE में EEA में कितना डिडक्शन मिलेगा। अब हमें क्या लगता है 80E और 80EEA लगभग सेम है, थोड़ा टाइम पीरियड का चेंज है बस। तो यहां पर भी डिडक्शन मिलता है। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लिए आपने लोन लिया है, उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा। एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल, फिर चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। अच्छा, इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां पर ड्यू बेसिस पर मिल जाएगा। उस रेस्पेक्टिव ईयर में जितना भी लोन पर इंटरेस्ट ड्यू हुआ है उसका डिडक्शन यहां मिल जाएगा। लोन किससे लिया गया होना चाहिए, लोन बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया गया होना चाहिए। और अब एक बात समझना, लोन सेंक्शन कब होना चाहिए, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में। तो ये बेसिकली 3 साल हुए। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में लोन सेंक्शन होना चाहिए। और मकान की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर लोन के अमाउंट को लेकर कोई कंडीशन नहीं डाली गई है जैसा पिछले सेक्शन में डाली गई थी 80EE में। और एसएससी को जिस दिन लोन सेंक्शन हुआ उस दिन उसके नाम में और कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो एसएससी को 80EEA में डिडक्शन मिल जाएगा। कितना मिलेगा, एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल जितना ड्यू हो चुका है और 1.5 लाख विच एवर इज लेस। अच्छा, पिछला सेक्शन पड़ा था 80EE, उसमें मैक्सिमम 50,000 तक था डिडक्शन और इस 80EEA में 1.5 लाख मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा अब एक बात और समझना, जो हम पढ़ रहे हैं 80EE और EEA दोनों के लिए कॉमन पॉइंट, अगर आपका इंटरेस्ट उस ईयर का 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो एक्सेस जो इंटरेस्ट है 2 लाख के ऊपर वाला, ठीक है, उसका डिडक्शन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 लाख से ऊपर वाले इंटरेस्ट का डिडक्शन आप 80EE या EEA में क्लेम करिए। ठीक है, वो भी तब जब आपकी प्रॉपर्टी एसओपी प्रॉपर्टी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी एलओपी प्रॉपर्टी है तो आपके लिए ये दोनों सेक्शन बेसिकली काम के ही नहीं है। 80EE और 80EEA सिर्फ एसओपी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट का ही डिडक्शन देते हैं बेसिकली, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी होती है तो आपको वहां पर डिडक्शन
कितना भी इंटरेस्ट हो 2 लाख से ऊपर हो तो वो आपको उसी हेड में मिल जाता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में, ठीक है। बट हाँ, अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आ जाता है तो आप दूसरे हेड से मैक्सिमम 2 लाख जितना ही सेट ऑफ करा पाते हो, ठीक है, वो बात अलग है। बाकी का कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टी लेट आउट होती है तो आपके लिए ना तो 80EE काम का है ना 80EE काम का है। इसका मतलब दोनों सेक्शन तभी काम आते हैं जब प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो। तो 2 लाख जितना तो डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी हेड में ले लो, सेक्शन 24 क्लॉज बी में एक्सेस वाला जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन अगर 80EE आपके लिए लग रहा है तो उसमें ले लो एक्सेस इंटरेस्ट का डिडक्शन 50,000 तक, और 80EE लग रहा है तो फिर 2 लाख के ऊपर वाला जो डिडक्शन है उसका मैक्सिमम डिडक्शन आप 1.5 लाख तक 80EE में क्लेम कर लो। अब एक और सेक्शन पढ़ते 80EE वो क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने के लिए अगर आप लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको 80EE में मिल जाता है। आजकल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है। तो एसएससी इंडिविजुअल है, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां पर भी ड्यू बेसिस पर मिल जाएगा रेस्पेक्टिव ईयर का रेस्पेक्टिव ईयर में। लोन किससे लिया हुआ होना चाहिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी से लिया गया होना चाहिए। और कब लिया हुआ होना चाहिए, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में उसका लोन सेंशन होना चाहिए, सेंशन होना चाहिए। और एसएससी ने जिस दिन ये लोन उसको सेंशन हुआ उसके नाम में और कोई अदर व्हीकल नहीं होना चाहिए। यहां पर लोन के अमाउंट को लेकर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने अमाउंट की हो, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो, इसके रिगार्डिंग भी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। और डिडक्शन कितना मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल और 1.5 लाख विच एवर इज लेस, इतना डिडक्शन मिल जाएगा। फिर बात करते हैं एटीजी मॉनेटरी डोनेशन अगर आप देते हो तो आप एटीजी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये डिडक्शन कोई भी क्लेम कर सकता है, ऑल एसएससी, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। अब यहां पर डिडक्शन कैसे मिलता है उसका सिस्टम समझते हैं। कुछ डोनेशन ऐसे हैं जिस पर 10% लिमिट अप्लीकेबल नहीं है, और कुछ डोनेशन ऐसे हैं जिस पर 10% लिमिट अप्लीकेबल है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी हम समझते हैं जिस पर ऐसे डोनेशन जिस पर 10% लिमिट अप्लीकेबल ही नहीं है, और डिडक्शन आपको या तो 100% मिल जाएगा या 50% मिलेगा, ठीक है, और 10% लिमिट भी अप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, ये 10% लिमिट क्या होती है इसको आगे चल के समझेंगे। चलिए, 100% डिडक्शन मिल जाएगा अगर आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन दें, नेशनल डिफेंस फंड में डोनेशन दे, नेशनल फंड फॉर कम्युनल हार्मोनी इसमें डोनेशन दे, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड इसमें डोनेशन दे, नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन दें, आंध्र प्रदेश साइक्लोन रिलीफ फंड में डोनेशन दें, और गुजरात में अर्थक्वेक आया था तो वहां गुजरात गवर्नमेंट ने तब एक फंड सेटअप किया था उसमें डोनेशन दें, या आर्मी वालों के लिए वेलफेयर फंड बने हुए उसमें डोनेशन दें, या जिला साक्षरता समिति को डोनेशन दें, या फिर किसी मेडिकल या किसी पुअर की मेडिकल रिलीफ के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने फंड बना रखा है उसमें कंट्रीब्यूशन करें, डोनेशन दें, या गवर्नमेंट ने डिसेबल्ड पर्सन के लिए या ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी वाले लोगों के लिए एक नेशनल ट्रस्ट बना रखा है उस नेशनल ट्रस्ट को डोनेशन दें, या ड्रग अब्यूज के कंट्रोल के लिए नेशनल ट्रस्ट बनाया हुआ है, नेशनल फंड बनाया हुआ है उसमें डोनेशन दें, या स्वच्छ भारत कोष में डोनेशन दें, क्लीन गंगा फंड में डोनेशन दें। अब एक बात समझना, सेक्शन की जो ऊपर मेन बॉडी है ना, मेन बॉडी में बोल रखा था नॉन रेजिडेंट को भी डिडक्शन मिलेगा, रेजिडेंट हो एसएससी चाहे नॉन रेजिडेंट हो सबको डिडक्शन मिलेगा, ऑल एसएससी को मिलेगा। तो बट ये जो क्लीन गंगा फंड वाला डिडक्शन है ना, ये सिर्फ रेजिडेंट को ही मिलेगा, रेजिडेंट को, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगा क्लीन गंगा फंड वाला। अच्छा, अब एक और बात, कोविड के टाइम पर पीएम मोदी ने एक फंड बनाया था पीएम केयर्स फंड, इसमें भी डोनेशन करें, आप पे 10% लिमिट भी नहीं लगेगी और आपको डिडक्शन मिल जाएगा 100% ऑफ डोनेशन अमाउंट। अच्छा, 10% लिमिट नहीं लगेगी बट डिडक्शन 100% नहीं मिलेगा, 50% ही मिलेगा। किसमें कंट्रीब्यूशन करे हैं, प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट रिलीफ फंड, तो 50% ही डिडक्शन मिलेगा। अब एक बात समझते हैं, 10% लिमिट लगेगी उन डोनेशन पर और डिडक्शन या तो 100% मिलेगा या 50% मिलेगा। तो पहले समझते हैं 10% लिमिट का मीनिंग क्या है। 10% लिमिट का मीनिंग है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, ये मैक्सिमम लिमिट है। आप इस लिमिट से ज्यादा अगर डोनेशन देते हो तो वो एक्सेस वाले डोनेशन का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको लिमिट के अंदर बांध देंगे।
उससे ऊपर जो डोनेशन आपने दिए उनका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लिमिट हुई, डोनेशन देने की हद है, हद। इससे ज्यादा डोनेशन दिए तो उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लिमिट 10% लिमिट का मतलब है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो ये कैसे निकालेंगे? पहले हम नॉर्मल वे में जो जीटीआई आ रही है वो ले लेंगे, उसमें से हटा देंगे सेक्शन 111 ए वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन 112 ए वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ध्यान रहे, कैजुअल इनकम डिडक्ट नहीं होगी, यहां पर कैजुअल इनकम लेस नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा जितने भी एटीजीजी के डिडक्शन को छोड़कर बाकी जितने भी इस चैप्टर में डिडक्शंस अलाउएबल हैं सब लेस होंगे, सब लेस होंगे। ठीक है, फिर आएगी एडजस्टेड जीटीआई, उसका 10% कैलकुलेट करेंगे, उस 10% को बोलेंगे, एडजस्टेड जीटीआई के 10% को बोलेंगे 10% लिमिट। ठीक है, तो ये 10% लिमिट कुछ डोनेशंस पर एप्लीकेबल है। वो डोनेशंस कौन से हैं? पहले 10% लिमिट अप्लाई कर दीजिए, डोनेशन अगर उससे ज्यादा दिया हुआ है तो उसको 10% तक रोक दीजिए पहले। फिर जो भी डोनेशन दिया गया है, कुछ डोनेशन का 100% डिडक्शन मिलेगा, कुछ डोनेशंस का 50% डिडक्शन मिलेगा। तो 100% डिडक्शन किन डोनेशन का मिलेगा? अगर आपने गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के लिए डोनेशन दिया है तो उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा, 10% लिमिट लगेगी। और अगर आपने पेमेंट किया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को या इंडिया में कोई ऐसी अथॉरिटी जो स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए बनाई गई है तो उसको डोनेशन दें, या स्पोर्ट्स की स्पॉन्सरशिप इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है ऐसी अथॉरिटी को डोनेशन दे तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा और 10% लिमिट भी लगेगी। ठीक है, पहले लिमिट लगाएंगे फिर 100% या 50% करना होता है, पहले लिमिट लगाएंगे, समझे बात। फिर दूसरा सबसे लास्ट में इस चैप्टर में इस सेक्शन 80G में डिडक्शन कितना मिलता है? 50%, 10% लिमिट लगेगी और जो डोनेशन है उसका डिडक्शन आपको 50% ही मिलेगा। अगर आप पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G में रजिस्टर्ड है तो आपको 80G में डिडक्शन मिलेगा, या किसी माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन जो इनकम टैक्स में नोटिफाइड है उसको डोनेशन देते हैं तो भी आपको 80G में डिडक्शन मिलेगा। या अगर आप गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को फैमिली प्लानिंग के अलावा किसी अदर पर्पस के लिए डोनेशन देते हैं तो भी 80G में डिडक्शन मिलेगा। और अगर आप ऐसे किसी अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हैं जो इंडिया में हाउसिंग नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं या सिटी के प्लानिंग डेवलपमेंट वगैरह के लिए काम करते हैं, जैसे JDA जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो जोधपुर सिटी के प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए काम करती है ना, तो अगर आप उसको डोनेशन देते हैं तो उस डोनेशन पर 10% लिमिट लगेगी और डिडक्शन पूरा नहीं मिलेगा, 50% मिलेगा। या किसी नोटिफाइड टेंपल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी अदर रिलीजियस प्लेस के लिए डोनेशन दे, लेकिन डोनेशन आपका कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, फॉर रिपेयर और रिनोवेशन के लिए होना चाहिए, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन इन इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन दें और आप मॉनेटरी डोनेशन दें। डोनेशन अगर काइंड में दिया गया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये आगे आपको दे रखा है। डोनेशन अगर काइंड में दिया गया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, मॉनेटरी डोनेशन होना चाहिए। अब एक और बात समझना, हमने एक बात समझी थी, स्वच्छ भारत कोष या क्लीन गंगा फंड में डोनेशन करें आपको 80G में डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप कंपनी एसएससी हो और आप अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इन फंड में डोनेशन कर रहे हो तो आपको डिडक्शन 80G में नहीं मिलेगा। ठीक है, कुल मिलाकर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किया गया डोनेशन यहां पर अलाउएबल नहीं है, उसका डिडक्शन आप 80G में क्लेम नहीं कर सकते। फिर अगर किसी डोनेशन किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को दिया गया है जो किसी पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी से बिलोंग करती है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, और डिडक्शन अगर आपने डोनेशन दिया है तो कैश डोनेशन देना 2000 तक वैलिड है। 2000 से ज्यादा डोनेशन दिया गया है तो वो कैसे होना चाहिए? इन एनी मोड अदर देन कैश। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और ये 2000 की लिमिट पर ट्रांजैक्शन है। ठीक है, सिंगल सम ड्यूरिंग द ईयर सिंगल सम है, उसके लिए ये 2000 की लिमिट पर ट्रांजैक्शन के लिए है। फिर 80GG का डिडक्शन समझते हैं, आप किराए के मकान में रहते हैं, रेंट पे करते हैं, 80GG में डिडक्शन उस रेंट पेड का क्लेम कर सकते हैं। तो ये डिडक्शन इंडिविजुअल को मिलेगा, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे सैलरीड एम्प्लॉय हो, डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एक सबसे खास कंडीशन, HRA उसको साल में कभी भी नहीं मिल रहा होना चाहिए। HRA हाउस रेंट अलाउंस एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा होना चाहिए।
तो ही एटीजीजी में रेंट पेड का डिडक्शन मिलेगा। और एसएससी जिस सिटी में किराए का मकान लेकर रह रहा है उस पर एसएससी का ना तो खुद का, ना स्पाउस का, ना माइनर चाइल्ड का, ना उसकी एचयूएफ का जिसमें एसएससी मेंबर है, उसमें से किसी का भी उस सिटी में मकान नहीं होना चाहिए जहां एसएससी किराए का मकान लेकर रह रहा है। उस सिटी में इन सबका मकान नहीं होना चाहिए। और एसएससी अपनी किसी दूसरी प्रॉपर्टी पर एसओपी एनओपी होने का बेनिफिट क्लेम नहीं कर रहा होना चाहिए, मतलब उनकी एनुअल वैल्यू को निल नहीं बता रहा होना चाहिए। ठीक है, मतलब एसएससी का मान लो मुंबई में मकान है, वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, उसकी वो एनुअल वैल्यू निल बता रहा है, और जोधपुर में किराए का मकान लेकर रह रहा है तो उसका वो डिडक्शन क्लेम करना चाहता है रेंट पेड का, ऐसा नहीं होगा। तो फिर उसको वो एसओपी होने का, एनओपी होने का बेनिफिट छोड़ना पड़ेगा। बात समझे? अब डिडक्शन कितना मिलेगा? 5,000 रुपया पर मंथ, 5,000 रुपया पर मंथ। सेकेंड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, और थर्ड लिमिटेड 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। और एडजस्टेड जीटीआई का वही मीनिंग है जो एटीजी में था। पहले नॉर्मल वे में जीटीआई निकाल दो, उसमें से सेक्शन 111A वाला एसटीसीजी लेस कर दो, 112 और 112A वाला एलटीसीजी लेस कर दो, कैजुअल इनकम लेस नहीं होगी, और एटीजीजी वाले डिडक्शन को छोड़कर जितने भी डिडक्शंस अवेलेबल हैं सब लेस कर देंगे तो एडजस्टेड जीटीआई आ जाएगी। जो सेकंड कैलकुलेशन में काम आएगी एडजस्टेड जीटीआई का 10%, और थर्ड कैलकुलेशन में काम आएगी एडजस्टेड जीटीआई का 25%। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? इन सबका, तीनों का विचवरिस लेस डिडक्शन मिल जाएगा। अब सैलरी हेड में हमने एक बात समझी थी, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंसेशनल हाउस प्रोवाइड कर रहा है, और कंसेशनल हाउस प्रोवाइड कर रहा है मतलब क्या? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से थोड़ा सा किराया चार्ज कर रहा है, रिकवरी कर रहा है, तो वो रिकवरी बेसिकली रेंट पेड टू एम्प्लॉयर है। वो रिकवरी बेसिकली रेंट पेड टू एम्प्लॉयर है। ठीक है, तो क्या वो रिकवरी जो एम्प्लॉयर कर रहा है वो रेंट है, और उसको रेंट मानते हुए हम एटीजीजी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं क्या? यस, क्लेम कर सकते हैं। फिर एटीजीजी ए का डिडक्शन, अगर आप डोनेशन दे रहे हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को या रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने वाले इंस्टीट्यूशंस को, अगर आप बिजनेस चला रहे होते तो आपको रिसर्च करने का सेक्शन 35 में डिडक्शन मिल जाता, और अगर आप बिजनेसमैन होते और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कंट्रीब्यूशन डोनेशन देते तो आपको सेक्शन 35 सीसीए में डिडक्शन मिल जाता। लेकिन आप बिजनेसमैन नहीं हो, फिर भी आप रिसर्च के लिए या रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए डोनेशन दे रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को, तो आपको डिडक्शन यहां एटीजीजी में मिलेगा। ठीक है, तो ये डिडक्शन किसको मिलेगा? जिसके पीजीबीपी इनकम नहीं है, जिसके पीजीबीपी इनकम नहीं है उनको ही एटीजीजी में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, फिर डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना भी एक्चुअल पेमेंट किया है, और यहां पे भी कंडीशन है कि कैश डोनेशन 2,000 रुपए तक वैलिड है। 2,000 रुपए से ज्यादा है तो पेमेंट कैसे करें, डोनेशन कैसे करें? इन एनी मोड अदर देन कैश। और ये 2,000 की लिमिट पर ट्रांजेक्शन है, सिंगल सम ड्यूरिंग द ईयर के लिए है, पर ट्रांजेक्शन के लिए है। फिर है एटीजीजीसी और एटीजीजीबी, एटीजीजी, अगर आप डोनेशन देते हो पॉलिटिकल पार्टी को और इलेक्टोरल ट्रस्ट को, पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देते हो, अगर आप इंडियन कंपनी हो तो एटीजीजीबी में डिडक्शन मिलेगा, अगर आप अदर पर्सन हो तो एटीजीजीसी में डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? 100% ऑफ अमाउंट पेड। अब एक बात समझना, कैश डोनेशन या 1 रुपया भी नहीं चलेगा, अगर कैश में डोनेशन दिया डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। यहां पर 2,000 की लिमिट नहीं है। ठीक है, 2,000 की लिमिट एटीजी और एटीजीजीए में आई थी। एटीजीजीबी, एटीजीजीसी, इन दोनों के लिए 2,000 की लिमिट है ही नहीं, कैश डोनेशन यहां पर 1 रुपया भी नहीं चलेगा। फिर बात करते हैं एटीजेए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो अभी तक यहां तक ये आपके ये थे, यहां तक पेमेंट बेस्ड डिडक्शन, पेमेंट बेस्ड। अब आपके शुरू होते हैं इनकम रिलेटेड डिडक्शन। तो इनकम रिलेटेड डिडक्शन कैसे मिलेंगे ये समझते हैं। ये डिडक्शन एटीजेए उनको मिलेगा जिनके जीटीआई के अंदर बिजनेस इनकम शामिल है। तो एसएससी बिजनेस कर रहा है और उस पर टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, सेक्शन 44 AB के प्रोविजन एप्लीकेबल है, और उसका ये बिजनेस स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन का रिजल्ट नहीं होना चाहिए, न्यू बिजनेस होना चाहिए। और एसएससी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कराएगा और ऑडिट रिपोर्ट आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से कम 1 महीना पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड कराएगा। ठीक है, उसे तभी डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, डिडक्शन कितना मिलेगा? 30% ऑफ, अब ध्यान से सुनना, 30% किसका? ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट।
एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मीनिंग डिटेल में समझना पड़ेगा, उसका 30%। तो ये एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस ईयर की है, और डिडक्शन 3 साल तक मिलेगा। मतलब पहले साल की जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है उसका पहले साल में डिडक्शन 30%, फिर दूसरे साल की जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है उसका डिडक्शन दूसरे साल में 30%। इस तरीके से जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस लगाता है और वो एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करता है तो उसको इनिशियल 3 इयर्स में डिडक्शन मिलता है। ठीक है, डिडक्शन इनिशियल 3 इयर्स में ही मिलेगा, और रिस्पेक्टिव ईयर की एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का डिडक्शन, जो भी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है उसका 30%, 30%, 30%, 3 साल तक डिडक्शन मिलेगा। तो सवाल पैदा होता है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का क्या मीनिंग है? जो एम्प्लॉय कॉस्ट सैलरी वेजेस दी गई है एडिशनल एम्प्लॉयज को, जो एम्प्लॉय हुए हैं ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिनको ज्वाइनिंग दी गई है, मतलब न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज जो करंट ईयर में ज्वाइनिंग हुए हैं, वो कहलाएंगे आपके एडिशनल एम्प्लॉय, और उनको जो सैलरी वेजेस दी गई है वो कहलाएगी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। और एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% डिडक्शन मिलता है ATJJAA में। ठीक है, अब एक बात और समझना, ये जो हम एम्प्लॉय की सैलरी और वेजेस लेंगे, इमोल्यूमेंट्स लेंगे, इसके अंदर कुछ चीजें शामिल नहीं होंगी। तो जो टोटल इमोल्यूमेंट्स है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, उसके अंदर कुछ चीजें शामिल नहीं होगी। एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय के लिए स्टाफ वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूशन किया है वो शामिल नहीं होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो रिटायरमेंट बेनिफिट, टर्मिनल बेनिफिट दिए हैं, ग्रेचुटी, सीवरेज पे वगैरह, वो भी इस इमोल्यूमेंट्स में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो जो भी टोटल इमोल्यूमेंट्स पे किए गए एडिशनल एम्प्लॉय को, वो कहलाता है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, और एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% डिडक्शन मिलेगा ATJJAA में। ठीक है, अब एक बात और समझना, अगर एसएससी का एग्जिस्टिंग बिजनेस है, पहला साल नहीं है, मतलब सेकंड और थर्ड ईयर है, डिडक्शन 3 साल में ही मिलता है ना, इनिशियल 3 इयर्स में, तो पहला साल नहीं, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसका मतलब क्या, सेकंड ईयर है और थर्ड ईयर है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट को निल माना जाएगा। निल माना जाएगा तो उसका 30% भी निल होगा। ठीक है, तो निल माना जाएगा अगर 2 कंडीशन फुलफिल हुई। पिछले साल के लास्ट में 31 मार्च को, पिछले साल के लास्ट में 31 मार्च को जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे उसमें कुछ भी अगर बढ़ोतरी नहीं हुई है इस साल, ठीक है, और अगर पेमेंट उनको इमोल्यूमेंट्स का, सैलरी का कैसे किया गया, अदरवाइज देन बाय स्पेसिफाइड मोड, अकाउंट पे चेक, डीडी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, आरटीजीएस, एनईएफटी, आधार पेमेंट, भीम ऐप के थ्रू पेमेंट नहीं हुआ है, यूपीआई पेमेंट नहीं हुआ है, अगर तो वो स्पेसिफाइड मोड से पेमेंट नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ तो फिर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट निल मानी जाएगी। और फिर जब एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट ही निल है तो उसका 30% भी निल होगा। ठीक है, इसका मतलब उस केस में डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो एडिशनल एम्प्लॉय बोलेंगे किसको, एडिशनल एम्प्लॉय को जो पेमेंट हुआ वो कहलाता है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। तो एडिशनल एम्प्लॉय किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, जिनको ड्यूरिंग द ईयर हमने ज्वाइनिंग पर रखा है, नौकरी पे रखा है, वो कहलाएगा एडिशनल एम्प्लॉय। लेकिन इसमें से हम कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड किस किस को करेंगे, ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी वेजेस 25,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है, 25,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है, वो एडिशनल एम्प्लॉय कहलाएंगे ही नहीं। इसके अलावा जिनके लिए पेंशन स्कीम में सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती है वो भी एडिशनल एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। और तीसरा, ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कम से 240 दिन से कम काम किया है, 240 दिन से कम काम करने वालों, तुमको एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। तुमको एडिशनल एम्प्लॉय कहलाना है तो तुमको साल भर में कम से कम 240 दिन काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये 240 दिन की लिमिट ऐसी यूनिट्स जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल अपीयरेंस कर रही हैं या फुटवियर और लेदर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनके लिए ये 240 दिन की जगह 150 डेज सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में काम करना है और तुमको एडिशनल एम्प्लॉय कहलाना है तो साल भर में कम से कम 150 दिन काम करना है तो तुम एडिशनल एम्प्लॉय कहलाओगे। अब कई बार क्या होता है, पूरा साल का मेजर पीरियड निकल जाता है और हम बिल्कुल साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में आकर नया एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं। फिर हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो 240 दिन से कम काम कर पाता है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर वो एडिशनल एम्प्लॉय कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कहना है अगर कोई एम्प्लॉय इस साल 240 दिन से कम काम करता है और उसकी वजह से वो एडिशनल एम्प्लॉय के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसे सब्सिक्वेंट ईयर का एडिशनल एम्प्लॉय माना जाएगा
ये कंडीशन फुलफिल हो कि उसने सबसेक्वेंट ईयर में 240 दिन काम किया है कम से कम, तो उसे सबसेक्वेंट ईयर का एडिशनल एम्प्लॉई मान लिया जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। और फिर क्या होगा, वो सबसेक्वेंट ईयर का अगर एडिशनल एम्प्लॉय काउंट हो गया तो उसकी एम्प्लॉय कॉस्ट पर सबसेक्वेंट ईयर में 30% डिडक्शन मिल जाएगा 80JJAA में। और इसके अलावा ऐसे एम्प्लॉय जो आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट नहीं करते, जैसे कैजुअल वर्कर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो उनको भी एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। तो ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी पर मंथ 25,000 रुपए से कम है। दूसरा, जो जिनके लिए पूरी कंट्रीब्यूटरी गवर्नमेंट बनी हुई है पेंशन स्कीम में, वो एम्प्लॉय भी एडिशनल एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। तीसरा, जिन्होंने 240 दिन या 150 दिन से कम काम किया है वो एडिशनल एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। या जो कैजुअल वर्कर है और आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करते वो भी आपके एडिशनल एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो डिडक्शन कितना मिलता है, आपके जो भी एडिशनल एम्प्लॉय हैं उनकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% आप डिडक्शन ले सकते हो। उनको जो सैलरी वेजेस थी उनका पीजीपीपी हेड पे आप ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके हो, ये तो एक्स्ट्रा है जो जीटीआई के बाद मिलेगा। समझे बात? चलो अब बात करते हैं ATQQB। एसएससी ऑथर ऑफ ए बुक है और उसको उस पर रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस मिली है। ऑथर ऑफ ए बुक है और उसको रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस मिली है। अच्छा, बुक कैसी होनी चाहिए? बुक मस्ट बी लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक इन नेचर। एसएससी कौन होना चाहिए? एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। बुक लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक इन नेचर होनी चाहिए। स्कूल की बुक्स लिखने वाले ऑथर जो है न्यूज़पेपर, जनरल, मैगजीन, पैम्पलेट्स, ट्रैक्ट, ब्रोशर, गाइड्स, कमेंट्रीज, डायरीज वगैरह जो लिखते हैं उनके ऑथर्स को ये ATQQB का डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? 100% ऑफ सच इनकम। सच इनकम का मतलब क्या? ग्रॉस रॉयल्टी में से एक्सपेंसेस लेस करके जो नेट रॉयल्टी बचेगी उसका 100% और मैक्सिमम 3 लाख विच एवर इज लेस, इतना डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहां पर लगता है 15% का रूल। अगर जितनी भी ड्यूरिंग द ईयर उस ऑथर की बुक्स मार्केट में बिकी, मार्केट में जितनी भी बुक्स सोल्ड थी ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, उनकी वैल्यू मतलब एमआरपी, उसका 15% से ज्यादा अगर रॉयल्टी दी गई है ऑथर को 15% से ज्यादा रॉयल्टी दी है, वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी बुक सोल्ड है उसका 15% से ज्यादा अगर रॉयल्टी दी गई है, तो एक्सेस जो रॉयल्टी है उस पर वो ऑथर ATQQB का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा। एक्सेस रॉयल्टी विल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। तो इसका मतलब क्या? अगर 18% रॉयल्टी दी गई है तो ये डिडक्शन 15% रॉयल्टी के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, फिर लेकिन रॉयल्टी 2 टाइप की होती है। एक तो हर साल रिकरिंग बेसिस पर मिलती है, वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड का जैसे 18%, 15%। कुछ केसेस में रॉयल्टी लमसम होती है, तो ये 15% का रूल वो लमसम वाली रॉयल्टी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और डिडक्शन सिर्फ उसी रॉयल्टी के कनेक्शन में मिलेगा जिसका पैसा एसएससी ईयर एंड के बाद 6 महीने के अंदर इंडिया में ला चुका है। अगर वो रॉयल्टी फॉरेन एक्सचेंज में कमाई गई है तो 6 महीने के अंदर, ईयर एंड से 6 महीने के अंदर उस रॉयल्टी का पैसा एसएससी इंडिया में लेकर आए, या पीरियड एक्सटेंडेड बाय आरबीआई, उसके अंदर एसएससी इस रॉयल्टी का पैसा जो उसने फॉरेन एक्सचेंज में कमाई है इंडिया में लेकर आ जाए। ठीक है, और ये जो डिडक्शन है 3 लाख का, ये पर एसएससी है, पर बुक नहीं है, पर एसएससी है, पर बुक नहीं है। और अगर एसएससी इस रॉयल्टी इनकम के ऊपर ये ATQQB का डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो इस रॉयल्टी इनकम पर और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। अगर एसएससी इस रॉयल्टी इनकम पर ये ATQQB वाला डिडक्शन ले रहा है तो इस रॉयल्टी पर इस चैप्टर का और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब समझते हैं ATRRB। ATRRB किसके लिए? पेटेंटी और जॉइंट पेटेंटी, जो किसी इन्वेंशन के लिए फर्स्ट इन्वेंटर है, मतलब पहली बार जिन लोगों ने उस चीज का, उस आर्टिकल का आविष्कार किया है, वो कहलाते हैं पेटेंटी। तो पेटेंटी को भी रॉयल्टी की इनकम मिलती है। ठीक है, एसएससी कौन होना चाहिए जिसको इस सेक्शन में ATRRB में डिडक्शन मिले? एसएससी मस्ट बी रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, उसको रॉयल्टी की इनकम मिली, डिडक्शन कितना मिलेगा? 100% ऑफ सच इनकम। सच इनकम का मतलब क्या? ग्रॉस रॉयल्टी माइनस जो एक्सपेंसेस इस रॉयल्टी को अर्न करने के लिए हुए, मतलब नेट रॉयल्टी का 100% और 3 लाख विच एवर इज लेस, इतना डिडक्शन मिल जाएगा।
और यहां पर भी यही कंडीशन है, अगर ये रॉयल्टी फॉरेन एक्सचेंज में कमाई गई है तो एसएससी को डिडक्शन उतनी ही रॉयल्टी के कनेक्शन में मिलेगा जितना वो ईयर एंड से 6 महीने के अंदर इंडिया लेकर आता है और पीरियड एक्सटेंडेड बाय आरबीआई। और ये डिडक्शन जो 3 लाख का पर एसएससी है, पर पेटेंट नहीं है। और अगर इस एसएससी ने इस रॉयल्टी इनकम पर ये वाला 80 आरआरबी का डिडक्शन ले लिया है तो इस इनकम पर और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम 80 टीटीए, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिला। सेविंग अकाउंट ओपन किया गया पोस्ट ऑफिस में या बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में ओपन किया गया, वहां पर सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट पर अगर इंटरेस्ट मिला, एसएससी इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, वो रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन एसएससी सीनियर सिटीजन प्लस रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? एसएससी सीनियर सिटीजन और रेजिडेंट हुआ तो फिर उसको आगे आने वाले सेक्शन 80 टीटीबी में डिडक्शन मिलेगा। 80 टीटीबी में डिडक्शन मिलेगा तो वो 80 टीटीए में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, ये डिडक्शन सेविंग अकाउंट के में जो पैसा जमा है उसके इंटरेस्ट में मिलेगा। कितना एक्चुअल इंटरेस्ट जो है, तो एसएससी का मान लो काफी सारे बैंकों में पैसा है, उन सबके इंटरेस्ट का एग्रीगेट करेंगे और मैक्सिमम 10,000 की लिमिट विच एवर इज लेस, इतना डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, अभी बात हो गई थी 80 टीटीबी की। 80 टीटीबी का डिडक्शन सीनियर सिटीजन प्लस रेजिडेंट को मिलता है। ठीक है, अच्छा, इसमें सिर्फ सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट काउंट नहीं होता है, इसमें सारा इंटरेस्ट काउंट है। लिखा है इंटरेस्ट इनकम ऑन डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट नहीं लिखा है। पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक में, कि पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में किसी भी टाइप की डिपॉजिट कराई, जैसे फिक्स डिपॉजिट कराई, उसके इंटरेस्ट पे भी मिलेगा क्या डिडक्शन? हाँ, सेविंग अकाउंट पर तो मिलता ही है। अदर इंटरेस्ट जैसे रिकरिंग डिपॉजिट कराइए तो उसके इंटरेस्ट पे भी 80 टीटीबी का डिडक्शन सीनियर सिटीजन क्लेम कर सकता है। मंथली इनकम स्कीम, उसके इंटरेस्ट पे भी सीनियर सिटीजन 80 टीटीबी का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। कितना? एक्चुअल इंटरेस्ट और मैक्सिमम लिमिट 50,000 whichever is less। देखो, ऊपर तो जनरल लोगों को मैक्सिमम 10,000 डिडक्शन दिया था सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर, यहां तो 50,000 हो गया मैक्सिमम। अब एक बात और समझना, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो इंडिविजुअल नेम में खाता खोला गया है तो 3,500 रुपए तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, और अगर ज्वाइंट नेम में खाता खोला गया है तो 7,000 रुपए तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा, ये एग्जाम्पशन मिलता है सेक्शन 10 क्लॉज 15 में मिलता है। तो ये 10 क्लॉज 15 का एग्जाम्पशन जीटीआई से पहले लेंगे, सेक्शन 10 क्लॉज 15 का एग्जाम्पशन जीटीआई से पहले लेंगे। ये डिडक्शन जो 80 टीटीए या टीटीबी में मिल रहा है, ये तो हम जीटीआई के बाद लेंगे ना। एग्जाम्पशन जीटीआई से पहले लिए जाते हैं, डिडक्शन जीटीआई के बाद लिए जाते हैं। फिर 80U का डिडक्शन ऑलरेडी बात हो गई थी। अगर एसएससी डिसेबल्ड है, खुद डिसेबल्ड है, तो उसको डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन देन वो इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए। अच्छा, डिडक्शन कितना मिलेगा? डिसेबिलिटी के केस में 75,000, और सीवियर डिसेबिलिटी मतलब जब डिसेबिलिटी कम से कम 80% हो या उससे ज्यादा हो, तो सीवियर डिसेबिलिटी के केस में फिक्स्ड 1,25,000 का डिडक्शन मिलता है। डिसेबिलिटी के केस में 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 फिक्स्ड। तो ये थे आपके चैप्टर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में जो डिडक्शन है, ये हमने कंप्लीट किए।